देखो कितने तरीके बताए थे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को सोल्व करने के, 8 तरीके थे। तो उसको बारी बारी से देखते हैं। पहला था हमारा कौन सा, वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल क्या था यहाँ पर, f1x dx बराबर f2y dy करना हो रहा था मुझे। दूसरा होमोजीनियस बनाने थे, dy ओवर dx इक्वल टू f ऑफ x y, f1 कह दो, इसको कह दो f2x y। यहाँ पर ये जो f1x y है इसमें वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, और f2x y है इसमें भी वेरिएबल है। इन दोनों में क्या कर रहे थे हम, इसमें देख रहे थे हम दोनों के वेरिएबल्स की डिग्री, वेरिएबल्स की डिग्री क्या होनी थी, सेम होनी चाहिए थी। x की अगर 2 है तो y की भी 2 होनी चाहिए। ठीक है, टर्म्स के अंदर यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, x की भी 2 और y की भी 2। अगर ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 होनी चाहिए। तीसरा क्या था, नॉन होमोजीनियस था हमारा। नॉन होमोजीनियस इसमें क्या था हमारा, dy ओवर dx इक्वल टू f1 ax प्लस by प्लस c अपॉन a1x प्लस b1y प्लस c1। ये था। इसको किस में कन्वर्ट करने थे हम, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, कन्वर्ट करने का तरीका तो तुम्हें पता ही है, वो तो बताना है नहीं। फिर बात कर रहे थे हम 4 कौन सी थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी थी हमारी, dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q। p और q कैसे फंक्शन थे यहाँ पर, x के फंक्शन थे। फिर 5 क्या था हमारा, यहाँ पर ये था dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू y की पावर n इंटू q, यानी कि ये था हमारा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बात करते हैं कि लीनियर हमें कैसे पता लगा कि लीनियर है या नहीं। तो सबसे पहले हमें लीनियर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लीनियर की डेफिनेशन क्या है, होती है कि जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव की डिग्री कितनी होगी, 1। डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी भी डिग्री कितनी होगी, 1। और जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा होगा। फोर्थ क्या होगा, क्या x पे कोई बाउंडेशन होगी, x की डिग्री कितनी होगी, उस पर कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी। ठीक है, x को 0 से लेके पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल कुछ भी हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है x जो है हमारा वो रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बनाएंगे हम किसमें, कन्वर्ट करेंगे इसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो भी तरीका तुम्हें पता है। फिर कौन सा था, 6 है तुम्हारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या था यहाँ पर, कि डेल m ओवर डेल y बराबर डेल n ओवर डेल x देख रहे थे। अगर ये बराबर आ गया था तो एग्जैक्ट था, अदरवाइज एग्जैक्ट नहीं था। फिर नेक्स्ट क्या था हमारा 7 क्या था, कि नॉन एग्जैक्ट था उसको एग्जैक्ट बनाना था। उसके लिए क्या फाइंड कर रहे थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करने के डिफरेंट तरीके थे। वो कितने तरीके थे, पहला तो था हमारा कि जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, उसको एडजस्ट करके फॉर्मूला बना करके। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा x dx प्लस y dy को क्या लिख सकते हैं, dx y। ठीक है, या dx अपॉन y इक्वल्स टू क्या था, y dx माइनस x dy अपॉन y। अगर कुछ ऐसा लिख रहा है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। ये था हमारा। इससे नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट वाले में ये था कि f1x y इंटू x dy प्लस f2x y इंटू dx बराबर 0। अगर मेरी mdx यानी कि ये वाली इक्वेशन mdx प्लस dy इसमें कन्वर्ट हो रही थी, ये mdx प्लस dy बराबर 0 अगर इसमें कन्वर्ट हो रही है तो हम जो फाइंड करेंगे, फिर क्या फाइंड करना हो रहा था हमें, m इंटू एक्स माइनस n इंटू वाई। और इसको चेक कर रहे थे कि 0 है या नहीं है। अगर 0 नहीं आ रहा था तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा था, 1/n। क्लियर थी बात। फिर क्या कर रहे थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया था तो इस
जो ये इक्वेशन थी मेरी, इससे इसको डिवाइड ऐसा कह दो मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, या ऐसे कह दो कि mx माइनस ny से डिवाइड कर रहे थे, कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा कि ये mdx प्लस dy इक्वेशन है, अगर ये मेरी होमोजीनियस हो गई, अगर मेरी ये होमोजीनियस हो गई तो तब उस केस में क्या फाइंड कर रहे थे, mx प्लस ny इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू 0 चेक कर रहे थे। फिर उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा था हमारा 1 में, ठीक। फिर क्या करते थे, फिर से मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे, तब उसका एग्जैक्ट बना करके फिर सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा mdx प्लस mdy इक्वेशन थी, ठीक। उसमें क्या फाइंड कर रहे थे, ये तो रफ कर दो। फिर उसमें क्या कर रहे थे कि ये फाइंड कर रहे थे डेल m ओवर डेल y माइनस डेल n ओवर डेल s, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे, 1 अपॉन m की। तो हमें ये चेक हम देख रहे थे कि ये फंक्शन है m की होगी पक्का, n की दूसरे वाले में ठीक है, n की मल्टीप्लाई तो 1 अपॉन n, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन मुझे किसका मिल रहा था, x का, ठीक। जब x का फंक्शन मुझे मिल रहा था, या तो x का फंक्शन मिल रहा हो या कांस्टेंट मिल रहा हो, तो उस केस में क्या फाइंड कर रहे थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो कितना था, e raised to the power इंटीग्रेशन ऑफ f of x हो रही है ds, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, फिर से उसको डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर। नेक्स्ट वाले में क्या था कि डेल n ओवर डेल x माइनस डेल m ओवर डेल y में मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 1 अपॉन m की। ये फंक्शन किसका मिल रहा है, m को y का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर रहे थे कितना, e raised to the power f of y dy, फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे एग्जैक्ट बन जा रही है। क्लियर है। बात एक नेक्स्ट था हमारा क्या था कि x की पावर a y की पावर b इनटू कितना, बताओ 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 बताओ, m इनटू my dx प्लस nx dy प्लस x की पावर c y की पावर d m m के लिए क्या ले लो dy dx प्लस q x dy इक्वल टू 0। ये इस तरीके की कोई इक्वेशन बना रहे थे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट कर रहे थे क्या कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर h और y की पावर a, इसको जब हम लेट कर रहे थे तो इसको ये जो इक्वेशन थी हमारी, इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे थे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरी एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। एग्जैक्ट इक्वेशन बनने के बाद तो यहाँ से मेरा m फाइंड होता था और n फाइंड होता था। फिर जब ये एग्जैक्ट है भाई तो डेल m और डेल y को बराबर रखते थे डेल n और डेल n। वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि मुझे h और k फाइंड करना था, ठीक है। दूसरे में a फाइंड करना, b फाइंड करना है, m n p q r s c वगैरह वगैरह सारी चीजें, ठीक है। तो जनरल तो वैसे h और k था, इनको फाइंड करना था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना था कि क्या है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर इतनी बात। ये पूरा का पूरा टॉपिक पहला चैप्टर हो गया। बस इसमें अगर क्वेश्चन तुम्हारा आता है तो तुम्हें सीरीज वाइज चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सही। तो वही तरीका है, तुम्हें पहले तो वेरिएबल से देखना पड़ेगा, फिर होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, लीनियर, नॉन लीनियर, एग्जैक्ट वगैरह ये सारा। एक और बचता कौन सा, वेरिएबल चेंज ऑफ वेरिएबल। चेंज ऑफ वेरिएबल में क्या था, जो कोऑर्डिनेट थे वो किसमें थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे, उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, पोलर में कन्वर्ट करके तब उसको आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे,
दिक्कत नहीं। दूसरे वाले में आ जाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। तो इसको हम कितने तरीके से सॉल्व कर रहे थे, इधर आप करता हूं किस तो देखो ये इक्वेशन हमारी ये बन जा रही थी भाई, a नॉट p की पावर n प्लस a1 p की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a n माइनस 1 p और प्लस के a n बराबर 0, ये बन जा रही थी। तो इसको हम डिफरेंट टाइप से सोल्व कर रहे थे डिफरेंट के लिए। तो एक तो क्या था मैंने p के लिए, दूसरा किसके लिए था x के लिए, तीसरा किसके लिए था y के लिए। फिर p x y तीन ही चीजें इसके अंदर, तो तीनों के लिए हम सोल्व कर रहे थे। जब p के लिए सोल्व कर रहे थे तो यहाँ पर इस p के फैक्टर कर रहे थे, p के फैक्टर कर रहे थे और p की जब p के फैक्टर कर रहे थे तो हमारा क्या मिल रहा था, p माइनस कुछ मिल रहा था m1 कह दो बराबर 0 के, ये कह दो। तो p की कुछ वैल्यू निकल के आ रही थी m1, इससे एक वैल्यू निकल के आ रही क्योंकि ये तो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। और डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो वो किस में आती है हमारी इक्वेशन किस में आती है, वेरिएबल में आती है। वेरिएबल होते हैं या कांस्टेंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और वेरिएबल कैसे होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वहां पर, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, या है कोई दिक्कत। तो यहाँ पर ये जो p था p माइनस m इक्वल टू 0, तो यहाँ पर इसमें जितने ऑर्डर की क्या थी डिफरेंशियल ऑर्डर जितने डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी उतने उसके फैक्टर हो जा रहे थे, उतने उसके फैक्टर हो रहे थे, तो मुझे उतनी सॉल्यूशन उसके मिल रहे थे। क्लियर? तो फुल हैश ठीक है, उतने क्या मिल रहे थे इसको, मुझे फैक्टर मिल रहे थे। जब फैक्टर मिल रहे थे तो इनको सोल्व कर रहा था। सोल्व करने के लिए क्या मिल रहे थे, किसके लिए सोल्व हो रहा था, p इक्वल टू y और x में सोल्व हो रहे थे, ठीक है। जब इसको हम सोल्व कर रहे थे y और x में, और क्या आ रहे थे यहाँ पर कुछ और भी आ रहा था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे थे, ठीक है। जब एक फैक्टर तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे वो मैंने सपोज करो ये n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो n ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मुझे मिलेंगे। जब n ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे तो उनको मैंने नाम भी दे दिया था c1 c2 डॉट cn, ठीक है। यहाँ पर तुम ये भी कर सकते हो कि सभी को c1 बराबर c2 ये भी कहा था उसने कि ये इनको सबको सेम मान देगा, क्लियर। p के लिए सॉल्यूशन हो गया हमारा। फिर बात करते हैं x के लिए। x के लिए कैसे कर रहे थे हम, डिफरेंशिएशन करते हैं किसके लिए, किसके रेस्पेक्ट में, x का y के रेस्पेक्ट में, और रिप्लेस कर रहे थे क्या कि dx ओवर dy को रिप्लेस कर रहे थे 1/p से, 1/p से रिप्लेस कर रहे थे। और जब 1/p से रिप्लेस कर रहे थे फिर से p के लिए सॉल्यूशन कर रहे थे। p के लिए इसलिए सॉल्यूशन कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था, सिंगुलर सॉल्यूशन चाहिए। सिंगुलर सॉल्यूशन चाहिए, जनरल सॉल्यूशन चाहिए, पहले इससे पहले ये वाला जनरल सॉल्यूशन चाहिए। क्या सिंगुलर चाहिए था यहाँ पर, नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इक्वेशन मुझे तीन टाइप्स के सॉल्यूशन देती है, ठीक है। कौन कौन से सॉल्यूशन देती है, एक तो देती है जनरल सॉल्यूशन, एक देती है सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है, और एक देती है क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता था, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे इनकी वैल्यू फाइंड करते थे, ठीक है। और ये सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है, ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होते। जब इन्वॉल्व नहीं होते थे वैल्यू भी नहीं फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे आधा थोड़ी ना, ठीक है भाई। जब भी सब फाइंड करेंगे जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे तीन टाइप्स के सॉल्यूशन थे। तो x की बात हुई थी यहाँ पर, x की बात यानी कि ये मिला था मुझे 1/p, और यहाँ पर कुछ ये भी मिला हुआ dp ओवर dy भी मिला होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, जब x के लिए सॉल्यूशन कर रहे थे तो यहाँ से p की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, या ऐसे कह दो ये था मेरा, देखो f of x y p = 0। जब x के लिए सॉल्यूशन कर रहे थे तो क्या निकाल लेते हम, dx ओवर dp निकाल लेते। तो यहाँ पर मुझे dp ओवर dy कितने मिला था, मिला था ना, यानी कि ये जो मेरा कन्वर्ट हो गया होगा किसी phi of x y dp ओवर dy = 0। इसमें जो कन्वर्ट हो गया होगा
भी होगा, वो तो बात की बात है, वो तो क्वेश्चन से पता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते थे, इन दोनों से लेकर के जब इसको सॉल्यूशन हमने किया था, तो सॉल्यूशन करने के बाद ये मिला मुझे sin x y। x तो रहेगा क्या इसके अंदर? इसके अंदर x रहेगा क्या जब हम x के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं? ये रहेगा y p और कांस्टेंट। ठीक है, तो इन इक्वेशन से ये जो इक्वेशन थी, इससे क्या एलिमिनेट कर रहे थे हम? p एलिमिनेट कर रहे थे, p x की तो वैल्यू निकाल रहे थे, x के लिए तो सॉल्यूशन है, तो p एलिमिनेट कर रहे थे यहाँ से। जब p एलिमिनेट अगर आसानी से हो जा रहा था तो एलिमिनेट कर रहे थे, लेकिन कुछ केस हमारे ऐसे भी आए थे जिसमें p एलिमिनेट नहीं हो रहा था। जब p एलिमिनेट नहीं हो रहा था तो फिर क्या करते थे, जो हम अपना सॉल्यूशन रखते थे x का और y का। x का सॉल्यूशन किसकी फॉर्म में होता था? वो भी p की फॉर्म में होता था, और y का सॉल्यूशन वो भी किसकी फॉर्म में होता था? p की फॉर्म में होता था। क्लियर इतनी बात? ऐसी जस्ट अपोजिट इसका y के लिए है। y के लिए क्या है, बस थोड़ा सा चेंजेस ये है कि y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं और dy/dx को रिप्लेस करते हैं किससे? p से। ठीक है, सॉल्यूशन वही एज इट इज होगा। ठीक है, p की वैल्यू फाइंड करेंगे, p को रिप्लेस कर देंगे वहीं पर। अगर आसानी से वैल्यू सॉल्व हो जा रही थी तो कर देंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर? फिर नेक्स्ट केस आता था हमारा क्या, एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्लियर्स इक्वेशन आती थी। क्या आती थी? क्लियर्स इक्वेशन। और क्लियर्स इक्वेशन क्या होती थी? y px plus f of p। ये p f of p जो है पूरा फंक्शन है किसका? p का। और p क्या है मेरा? dy/dx। तो कोई भी इक्वेशन गिवन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, मुझे इसको इस फॉर्म में बनानी होगी। ठीक है, अगर बन जा रही थी आसानी तो बड़ी अच्छी बात थी, अगर नहीं बनती तो उसके लिए क्या करते थे, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते थे। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी थी 2-3 क्वेश्चन में, x स्क्वायर बराबर u और y स्क्वायर बराबर v। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि e की पावर x बराबर u भी माना था और e की पावर y बराबर v माना। ठीक है, तो हम उसको बना देते थे। क्लियर इतनी बात? फिर बात करते हैं, ये सॉल्यूशन हमारा निकल गया था जनरल सॉल्यूशन। इसी में हमारा क्या मिला था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी मिला था। पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसमें मिला था जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करवा रहा था। तो दोनों सॉल्यूशन मिल गए थे हमारे इसी के अंदर। बात करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन भी यहाँ पर फाइंड करवाया गया। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करवाने के लिए क्या किया गया था यहाँ पर? ठीक है, तो जो जब सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करवा रहा था, क्वेश्चन में ये लिखा था कि फाइंड जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो जनरल तो तुम्हारे डिफरेंट टाइप से फाइंड करना है, लेकिन बात कर रहे हैं सिंगुलर सॉल्यूशन की। सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या था, वहां पर एक p होता है और एक क्या होता है, एक कांस्टेंट c होता है। यानी कि ये वाला मैं ये कह दिया f of x y एक p और एक क्या था sin x y और ये c। तो यहाँ पर p भी एलिमिनेट करना है, c भी एलिमिनेट करना है। ये तो सिंगुलर सॉल्यूशन चाहिए। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए सिर्फ x और y तो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर p डिक्रीमेंट निकालने थे और c डिक्रीमेंट निकालने थे। एक तरीका था वो था हमारा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या था, जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसी के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे थे, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर रहे थे और उसको बराबर 0। ठीक है, ये डिफरेंट यहाँ पर केस थे किसके, चैप्टर नंबर 2 में डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। ठीक है, यहाँ तक इसमें 2 चैप्टर में कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, क्वेश्चन आ गया हमारा। ठीक है, अभी मैंने 2 के बारे में बताया, चलो पहले सारे के बारे में बताया, फिर क्वेश्चन आ गया। फिर ये है मेरा क्या, ऑर्थोगोनल ट्रायंगल। ऑर्थोगोनल ट्रायंगल में तुम्हें कर्व गिवन होगा वहां पर। ठीक है, चाहे वो ओरली दे या लिख कर दे, या ऐसे कह दो कि कर्व डिफाइन करके दे या ओरली बोल दे, जैसे कि एक सर्किल। ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर कुछ भी बोल सकता है, वो उसकी मर्जी। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर वो बोलता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो क्या लोगे, y और x में लोगे इक्वेशन को, कर्व को। अगर वो बोलता है पोलर कोऑर्डिनेट तो किस में लोगे, r और थीटा। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए भी मैंने बताया सॉल्यूशन, पोलर के लिए भी मैंने बताया। जब कार्टेशियन की बात आई तो यहाँ पे क्या करते थे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे, और उस डिफरेंशियल इक्वेशन जब वो बन जाती थी तो वहां से क्या करते थे, कांस्टेंट को एलिमिनेट करते थे। एलिमिनेट करने के बाद एक हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती थी। ठीक है, उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता था, वो बात की बात है। फिलहाल तो लीनियर ही आई है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें रिप्लेस करते थे dy/dx से माइनस के dx/dt।
dy, ठीक है। फिर इसको अपना सिंपलीफाई कर लेते हैं और हमारा डिफरेंशियल हमारी आ जाता है। ऐसा ही यहाँ पर था पोलर में, ठीक है। 1/r dr ओवर d थीटा इक्वल्स टू r इनटू d थीटा ओवर dr से रिप्लेस कर लेते हैं या उसी से x स्क्वायर में बनाना वगैरह। ठीक हो गया। सबसे इजी तो इसका होगा, सबसे इजी वो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर ये डिफाइन कर देगा, एक कर दे देगा, उससे बोल देगा इसको ऑर्थोगोनैलिटी निकालो, तो तुम डायरेक्टली निकाल लग जाओगे आँख बंद करके, ठीक है। फिर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है, इसमें बात की है लीनियर की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लीनियर की डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए। लीनियर में क्या होगा, डिग्री 1, डिपेंडेंट वेरिएबल वो भी 1, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई नहीं। तो ये है हमारी क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। बस जो ऑर्डर है, ऑर्डर में चेंजेस आएगा, ऑर्डर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ इस टाइप का होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने इसको जो ये जो इक्वेशन थी इसको हमने कैसे सोल्व किया था, कितने पार्ट में सोल्व किया था हमने इसको, 2 पार्ट में, 2 पार्ट में इसको सॉल्यूशन किया था। सॉल्यूशन 2 पार्ट्स में कैसे किया था, CF के लिए और PI के लिए, ठीक है। तो देखो यानी कि y है ये, तो y बराबर था मेरा CF प्लस PI। CF को यहाँ पर बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI को बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI को पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के कितने तरीके थे हमारे पास, कितने तरीके थे, 3 तरीके हैं, ठीक है। वैसे तो 2 होते हैं, वैसे कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो रियल के लिए और एक होता है कॉम्प्लेक्स के लिए, इमेजिनरी कह दो, ठीक है। उस रियल के अंदर से 2 पार्ट निकलते हैं मेरे, एक तो होगा इंटीजर वाला, ठीक है, एक तो इंटीजर कह दो या इसको इंटीजर के लिए रेशनल कह दो, रेशनल कह दो, ठीक है। और एक क्या था मेरा, रेशनल वाला। रेशनल के लिए क्या था, जब CF हम फाइंड कर रहे थे वो क्या था, C1 e raised to the power m1x plus dot dot plus Cn e raised to the power mnx, ठीक है। अगर इरेशनल की बात हो रही थी तो इरेशनल इसमें क्या था, इसमें डिफरेंट केस में देते हैं, 2 रूट रिपीटेड हो, डिस्ट्रिक्ट हो, 3 रिपीटेड हो, 4 रिपीटेड हो, अगर इसी में देते तो उसके लिए रखते हैं। फिर बात करते हैं इरेशनल। इरेशनल में क्या मिलता था हमें, m इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा के फॉर्म पे। तो CF जो हमारा निकलता था वो कितना निकला, e raised to the power अल्फा x C1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा x प्लस C2 sin हाइपरबोलिक रूट बीटा x, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इरेशनल के लिए क्या था कि m बराबर जो निकले थे अल्फा प्लस माइनस i बीटा। तो यहाँ पर CF क्या निकल रहा था मेरा, CF equals to e raised to the power alpha x C1 cos बीटा x और प्लस C2 sin बीटा, ये मिल लेते, ये हमारे CF फाइंड करेंगे। बात करते हैं इस PI में। PI के कितने तरीके थे, पहला था कि ये जो Q है ये Q, ठीक है। हम जब PI फाइंड करेंगे, PI फाइंड करेंगे जब Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, PI की कुछ ना कुछ वैल्यू तभी आएगी, ठीक है। अगर सपोज करो इफ Q बराबर 0 हो गया तो यहाँ पर जो PI है वो क्या हो जाएगा, 0 निकलेगा, ठीक है। क्योंकि जो PI की कुछ ना कुछ जो वैल्यू निकलेगी, कुछ भी हो सकती है x y z कुछ भी, तो वो तब निकलेगी जब Q डज नॉट इक्वल टू 0। और Q डज नॉट इक्वल टू में डिफरेंट केसेस बने थे यार। Q इक्वल टू एक था e की पावर ax, एक था मेरा sin ax cos ax, फिर कौन सा x की पावर m, ठीक। फिर क्या बना था e की पावर ax इंटू b भी बना था। फिर दूसरा क्या बना था x इंटू b भी बना था, j भी बना था हमारा। और एक ये केस बना था कि e की पावर ax, जब e की पावर ax है, ठीक है, तो यहाँ पर इन सारे केस में कि f ऑफ b जब रिप्लेस करें तो डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। e की पावर ax में यहाँ पर f ऑफ a
जीरो बन रहा था वो केस भी था हमारा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर sin ax और cos ax, उसमें भी f ऑफ माइनस के a स्क्वायर जीरो बन रहा था, वहाँ पर जीरो नहीं बन रहा था। ये डिफरेंट हमने केस किए थे, ये डिफरेंट केस हमें याद होंगे, ठीक है। वो हम उसी तरीके से इनको देख करके बताएंगे कि जो भी मतलब इनमें से दिया हुआ हो, जो भी दिया हो उसका फॉर्मूला लगा लेंगे पी आई फाइंड करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने लिया कोई सा भी लगा दिया, कोई सा भी तो हम तब लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला है मेरे पास, वो क्या है 1/d माइनस अल्फा इंटू क्यू वाला, ठीक है। और एक क्या है d प्लस अल्फा इंटू क्यू वाला। इसका जो फॉर्मूला है पी आई फाइंड करने के लिए, तो वह है e रेज़ टू द पावर अल्फा x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस अल्फा x इंटू क्यू और ये dx इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर माइनस के अल्फा x इंटू e रेज़ टू द पावर अल्फा क्यू और ये dx। जब पी आई फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला है जब 1/d माइनस अल्फा दिया हो या 1/d प्लस अल्फा दिया हो, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि पी आई को कैसे फाइंड करते हैं, कितने तरीके से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट केस में ये बताने जा रहा हूँ कि सपोज करो तुम्हें कोई सा भी फॉर्मूला याद नहीं है, तुम्हें ये वाला याद है, ठीक है, और तुम्हें फाइंड करना है सिर्फ पी आई। तो क्या करना है, पी आई इक्वल्स टू 1/d माइनस अल्फा, यानी कि क्या करोगे, जो तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसके फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करने के बाद ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी को सोल्व करना है, बस शर्त ये है कि इंटीग्रेशन तुम्हें आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन की बेटा क्लियर है कि नहीं बात? चार हो गए। बात करते हैं होमोजेनियस। होमोजेनियस में क्या है, सिर्फ ये देखना होगा, लीनियर तो तुम्हें पता ही लगती, होमोजेनियस में सिर्फ ये देखना है जितना ऑर्डर है उतने में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोएफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, उतनी ही उसकी पावर होनी चाहिए, ठीक है। और इसको सोल्व करने के लिए क्या तरीका है, पुट करते हैं यहाँ पर कि x इक्वल टू e रेज़ टू द पावर z और t की पावर n बराबर क्या d माइनस 1 डैश डॉट 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 d डैश माइनस n माइनस 1 और ये y, ठीक है। यहाँ पर तो जहाँ पर ये जो d डैश होगा मेरा, ये क्या होगा d ओवर dz, सही। बाकी प्रोसीजर वही है पीछे वाले का, क्योंकि जब ये हमारी होमोजेनियस थी, होमोजेनियस कन्वर्ट हो जाएगी मेरी लीनियर में, और लीनियर को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। सिर्फ चेंज क्या पड़ेगा, यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल y था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, लेकिन अब जैसे इस इक्वेशन इसमें कन्वर्ट होगी तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल तो वही रहेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज किया है यहाँ पर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसमें तुम्हें पहचान पड़ जाएगी अलग ही की होमोजेनियस से। क्लियर है अपनी बात? सही। इसके अंदर एक केस हो रहा था कि रिड्यूस करते थे होमोजेनियस को, वो सिंपल यहाँ पर x की जगह जो भी उसके कोएफिशिएंट में दिया हो उसको लेट कर देते। सही है। फिर बात करते हैं ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके की होनी चाहिए हमारी, यानी कि एटलीस्ट टू तो हो साइमल्टेनियस होने के लिए। साइमल्टेनियस ही बनी हमारे सिस्टम से, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और सिस्टम क्या होगा, मोर देन वन, एक से ज्यादा से मिलकर ही सिस्टम बनेगा। तो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर कम से कम दो तो इक्वेशन तुम्हारी होने की चाहिए। और इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं, ठीक है। दो में एक ही यूज करो, कौन सा, कि जो f1d x plus f2d y equals to r1 और f5d x plus 5d y equals to r2। तो इनमें से कोई, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखना होगा कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर, डिपेंडेंट वेरिएबल ओनली वन। अच्छा डिपेंडेंट बोला मैंने, हाँ डिपेंडेंट है यहाँ पर मोर देन वन है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, ओनली वन, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल को मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा जब ये दो इक्वेशन गिवन हो, ठीक है। अगर सपोज करो एक इक्वेशन और आ गई तो वहाँ पर दो को मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर तीन डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। क्या होंगे वहाँ पर, तीन डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तो तीन में से दो को मुझे एलिमिनेट करना ही करना, ठीक है।
फिर जब एक सपोज करो ये 2 है, 2 में से एक एलिमिनेट हो गया, एक एलिमिनेट होने के बाद ये इक्वेशन डायरेक्ट बन जाएगी 6 सॉरी चैप्टर नंबर 4 की इक्वेशन बन जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, या ये बन जाएगी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये तो करनी हमें आती ही है। ठीक है, इसमें दूसरा था हमारा कि ये जो हमारी इक्वेशन थी इसको हमने कन्वर्ट किया था किसमें, dx अपॉन p dy अपॉन q और dz अपॉन r से। ठीक है, इसको करने के 2 तरीके थे हमारे पास। ठीक है, एक तो क्या था कि जब वन वेरिएबल को क्या मानते थे यहाँ एब्सेंट मानते थे, और दूसरा क्या था यहाँ पर मल्टीप्लायर्स यूज कर रहे थे। ठीक है, ये हमने कल बात कर ली थी इस पे। फिर बात करते हैं यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 7 में क्या लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो ये इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म की मिलेगी, कोई दूसरी फॉर्म नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि जो d2y/dx² हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। ऐसा हो सकता है कि ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, बट ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये वाला मेरा रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर इसको सोल्व करने के इसका कोई जनरल मेथड नहीं है, इसका एक पर्टिकुलर मेथड है। इसके 5 मेथड है, उसका हम बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी मैंने कहा था। ठीक है, बस इतना याद रखो कि अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर मेरा क्वेश्चन ये आ जाता है इस टाइप का, तो इसका कोई जनरल मेथड नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब क्वेश्चन लेते हैं कि हम पता कैसे चलेगी कि हमें ये वाला मतलब चैप्टर 1 से है, चैप्टर 2 से, चैप्टर 3 से, 4 से, 5, 6, 7 किस से है। ठीक है, इस पर बात करते हैं। 2-4 क्वेश्चन ले लेते हैं तुम्हारे आंसर से। ऑन करो, देखो सोल्व, सारे क्वेश्चन में ये लिखा है सिर्फ सोल्व। ठीक है, ओडी के क्वेश्चन है सारे के सारे, तो इसलिए ओडी के बारे में बता रहा हूँ। जब पीडी के हैं पीडी के बारे में बता। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं बात करूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे तो क्या ऑर्डर है इसका, ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। तो इसमें देखें कितने टाइप्स से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम्हें जो दिखाई दे रहा होगा सीधे सीधे सिंपल वेरिएबल सेट हो जाएगा, खत्म। दूसरा ये वाला, इसको ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ही तो है, ये इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए पहले dy/dx को सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने के बाद इसको लीनियर बना देंगे, बन जाएगी। नहीं समझ गए, लीनियर हो जाएगा ये। दूसरे वाला फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन, कोई जरूरत ही नहीं है देखने की, बस ये बोलते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। फिर आएगा ये सोल्व दिस, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर ये सोल्व करने के लिए आएगा। सोल्व करने के लिए यहाँ पर देखो y/x dy/dx इक्वल टू a² + dy/dx। ठीक है, तो तुम यहाँ पे ये सोचोगे कि भाई ये हमारा 1 से है, 2 से है, किसके लिए है, ये चीज सोचोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या रहा है मेरा y², ये दिक्कत कर जाएगा। दिक्कत करने के लिए हमें डालना पड़ेगा इक्वेशन